प्यारे बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सभी को अ, मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आशा है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे होंगे। देखिए बेटा, आज हम जो सीरीज़ लेके आए हैं केमिस्ट्री की, वो लेके आए हैं अति लघुत्तम प्रश्न की। मैं योगेश अग्निहोत्री आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने प्लेटफ़ॉर्म द ब्रेन क्विज़ पर और सभी को ये विश्वास के साथ आगे विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है पॉलिटेक्निक का, वो 100% सॉल्व हो जाएगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन आएँगे वो 100% आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा? चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? पहला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है इसमें, इसने बोला है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल क्या है? ठीक है? इन्होंने बोला है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बात करते हैं। रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया कि परमाणु में एक छोटा सघन नाभिक होता है, जिसमें धनात्मक आवेश होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अगर आप इसे इतना भी लिख लेंगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है? इन्होंने बताया क्या? कि एक नाभिक है, ठीक है? इसके अंदर एक ये वाला पार्ट सघन होता है, जिसके जो जिसमें धनात्मक आवेश होगा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा? चारों ओर चक्कर काटते रहेंगे। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसका चित्र भी बना के आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल जल्दी-जल्दी इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है? और आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसने बोला कि बोहर परमाणु मॉडल के मुख्य सिद्धांत क्या है? क्या बोला इसने? बोहर का परमाणु मॉडल जो है वो उस अपने किस सिद्धांत पर निर्भर करता है? तो इन्होंने बताया कि बोहर मॉडल बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तरों के साथ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर एक निश्चित ऊर्जा होती है और वो चारों तरफ घूमते रहते हैं और विशिष्ट मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करते हैं या फिर उसमें से उत्सर्जित करते हैं और इनके बीच में ही ये अपनी कक्षाओं को बदलते रहते हैं, यानी बीच में कूद सकते हैं। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और गति को एक साथ जानना असंभव है। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन की आप स्थिति और गति दोनों को एक साथ जान नहीं सकते। ठीक है? इस चीज को हाइजेनबर्ग ने बताया। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वांटम संख्याओं को परिभाषित करें। क्वांटम संख्या क्या है? परमाणु कक्षाओं के गुणों का वर्णन करती है। यानी जो परमाणु होती है उनकी कक्षाओं को किस चीज के लिए दिखाती है? क्वालिटी को, उनके गुणों को, जिसमें उनका आकार, आकृति, अभिविन्यास और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का स्पिन शामिल है। यानी जो गुण होंगे उसमें क्या क्या दिखाई देंगे? उसमें आकार, उसमें आकृति, अभिविन्यास और कक्षाओं में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके घूमने की गति को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? पावली अपवर्जन सिद्धांत क्या है? पावली अपवर्जन सिद्धांत बताता है कि एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन के पास चार क्वांटम संख्याओं का एक ही सेट नहीं हो सकता। तो पावली ने क्या बताया? जो भी एक परमाणु होगा उसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे और उन इलेक्ट्रॉन में चार क्वांटम संख्या जब रहेगी तो वो एक साथ एक सेट में नहीं आ सकती। ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम केवल केवल क्वेश्चन को करेंगे, ज्यादा टफ टास्क नहीं लेंगे, ना ही ज्यादा हम लोग इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप सीधे भी याद कर लेंगे, एक बार इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन सारे के सारे हल हो जाएंगे और जो 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनको आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अधिकतम बहुलता के हुंड के नियम की व्याख्या करें। यानी यहाँ पर है हुंड का नियम क्या कहता है? तो हुंड का नियम बताता है, क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में जोड़ी बनाने से पहले समांतर, ठीक है, समांतर स्पिन के साथ अकेले क्षय कक्षा पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है? इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही कक्षा में जोड़ी बनाता है, बनाने से पहले क्या होता है? समांतर स्पिन कर लेता है और अपनी ऊर्जा को क्षय कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आबभाव सिद्धांत क्या होता है? आबभाव सिद्धांत बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा स्तरों से शुरू करते हैं और बढ़ती ऊर्जा के क्रम में परमाणु कक्षाओं को भरते रहते हैं। तो इन्होंने बताया
अभाव का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है बेटा, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कि इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे पहले किस ऊर्जा स्तर में जाएंगे, कम ऊर्जा स्तर में जाएंगे, और फिर अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर के क्रम में परमाणु को कक्षाओं में भरते रहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, आयनिक आबंधन क्या है। चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। आयनिक आबंधन तब बनता है जब एक परमाणु दूसरे को इलेक्ट्रॉन दान करता है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन बनते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आयनिक आबंधन का मतलब होता है एक परमाणु दो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आयन बनाएंगे और जो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सहसंयोजक आबंधन की व्याख्या कीजिए। क्या बताया इसने, सहसंयोजक आबंधन तब होता है जब दो परमाणु एक स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। यानी दो परमाणु एक स्थिर इलेक्ट्रॉन के विन्यास को प्राप्त करेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। समय बर्बाद नहीं करेंगे, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, लास्ट तक देखिए। मेरा विश्वास है कि अगर आप इस पूरी की पूरी पीडीएफ को इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। समन्वय बंधन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या कहलाता है, क्या होता है। तो समन्वय बंधन यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, एक समन्वय आबंधन तब बनता है जब एक दाता परमाणु से इलेक्ट्रॉन की एक अकेली जोड़ी एक इलेक्ट्रॉन न्यून वाले स्वीकर्ता परमाणु के साथ साझा करती है। यानी कि एक दाता परमाणु, जो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनों की अकेली जोड़ी के साथ इलेक्ट्रॉन न्यून स्वीकार्य करेगा, उसी परमाणु के साथ साझा की जाती है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव भी और आपके आगामी पॉलिटेक्निक की परीक्षा के पर्सपेक्टिव भी। अगर आप इस वीडियो को बेटा पूरी देखेंगे तो आपकी परीक्षाएं में आने वाले हर एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट जो है वो सब मिल जाएंगे और आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन आबंधन क्या है। हाइड्रोजन आबंधन एक हाइड्रोजन परमाणु के बीच एक आकर्षण बल है। यानी क्या होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु के बीच लगने वाला एक क्या होगा, ये आकर्षण बल होगा, जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु से बंधा होगा और एक इलेक्ट्रॉन ही एक अकेले जोड़ी के साथ एक अन्य इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ठीक, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है CH4 संस्करण में क्या है। CH4 संकरण क्या है, तो CH4 में संकरण sp3 के रूप में होता है, क्योंकि इसमें एक s कक्षक होगा और 3 p कक्षक का मिश्रण होता है। यानी sp3 का मतलब होता है जहां पर एक कक्षक हो और 3 p कक्षक हो, जिसमें 4 समतुल्य आबंधन बनते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, BF3 अणु का आकार कैसा होता है। BF3 अणु का आकार कैसा होता है। ठीक, BF3 का आकार त्रिकोणीय समतलीय होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल वैल्यूज पर बनेगा। इसका आबंधन कोण कितना होगा, 120। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। जल एक ध्रुवीय अणु क्यों है। जल अपने मुड़े हुए आकार, बैंड शेप और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण ध्रुवीय होता है। यानी जल क्या होता है, एक तो बैंड शेप का होगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे जुड़ी हुई, उनके अंतर में विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के साथ ध्रुवीय होता है, जिसमें एक द्विध्रुव बनाता है। कई बार ये पूछा है कि जल क्या है, जल एक ध्रुवीय अणु बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। NH3 में आबंधन कोण क्या होता है। तो NH3 में जो कि अमोनिया है, में आबंधन कोण कितना होगा, लगभग 160 डिग्री होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और डिस्क्रिप्टिव पर्पज पे भी 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 160 डिग्री का होता है, जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की अकेली जोड़ी के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। शुद्ध जल की मोलारता की गणना करें। तो शुद्ध जल की मोलारता क्या होती है, लगभग 55.5 मोल प्रति लीटर होती है। इसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मोललता क्या है।
मोललता क्या है? मोललता एक विलयन की सांद्रता होती है जिसमें प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी मोललता क्या होती है? एक विलयन की सांद्रता कहलाती है जो प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ होने वाले हैं बेटा आप लोगों के लिए। इस पीडीएफ को अच्छी तरह से देखिए और लास्ट तक देखिए। आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन जो बनेगा इसी पीडीएफ से बनेगा, ये विश्वास मेरा है, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली आपको क्या कर रहा हूँ, केवल केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। इसी को आप इसके आंसर को रिपीट करते हुए पढ़ते चले जाइए, बार बार पढ़िए और हो सके तो नोट डाउन भी करते चले जाइए। ठीक है, प्रश्न 8 है सामान्यता क्या होती है, न कि नॉर्मलिटीज क्या होती है। नॉर्मलिटी यानी सामान्यता सांद्रता का एक माप होता है, यानी किसी की कंसंट्रेशन को मापने का एक तरीका होता है जिसमें प्रति लीटर विलयन में विलेय के समकक्षों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है बेटा, यानी सांद्रता का एक मापन होता है सामान्यता, और प्रति लीटर विलयन में विलेय के समकक्षों की संख्या को क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। मोल अंश की गणना करने का सूत्र क्या है? मोल अंश बेटा क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा न्यूमेरिकल के लिए भी। मोल अंश होता है घटक के मोल बटे विलयन में सभी घटकों के कुल मोल। ठीक, यानी घटक का मोल बटे विलयन में सभी घटकों के कुल मोल। क्वेश्चन नंबर 20, पीपीएम प्रति मिलियन भाग क्या होता है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पीपीएम सांद्रता का एक मात्रक होता है, यानी कि कंसंट्रेशन वैल्यूज को निकालने के लिए एक के मात्रक होगा जो कि विलयन के प्रति मिलियन भाग में विलेय के द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करती है। यानी प्रति मिलियन भाग में विलेय के द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 3d1 इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l, m और s क्वांटम संख्याओं के मान कितने होंगे? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली याद कर लेना बेटा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं। क्या इसने बोला है? क्वांटम संख्या, यानी क्वांटम संख्या कितने प्रकार की दिखाई गई है यहाँ पर? 4 प्रकार की मुख्य क्वांटम संख्या। n बराबर कितना होगा इसमें? 3। अजीमुथल क्वांटम संख्या l कितना होगा? 2। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या m कितना हो? -2, -1, 0, +1, +2, इनमें से कोई भी एक। स्पिन क्वांटम संख्या s बराबर होगा ±1/2। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्लोराइड आयन पर आवेश क्या है? क्लोराइड आयन पर आवेश कितना होता है? क्लोराइड आयन पर आवेश होगा बेटा -1। डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, आसानी से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको आप कीजिएगा। 23 क्या कह रहा है? 23 क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक, और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में आबंधन कोण कितना होता है? तो बेटा CO2 में आबंधन कोण कितना होगा? 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका आकार कैसा होगा? इसका आकार रेखीय होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कारण बताइए कि H2O एक V आकार का अणु होता है। तो इसका कारण क्या होता है बेटा? H2 एक V आकार का अणु है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के 2 एकाकी जोड़े मौजूद होते हैं। क्योंकि V आकार का ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के 2 एकाकी जोड़े मौजूद होंगे जो कि आबंधन जोड़ों को पीछे हटाते हैं और जिसमें परिणाम स्वरूप एक मुड़ी V आकार की ज्यामिति बन जाती है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन के 2 एकाकी जोड़े से जुड़ा हुआ होगा, मौजूद होगा, आबंधन जोड़े पीछे हट जाते हैं और परिणाम स्वरूप एक मुड़ी हुई वी आकार की ज्यामितीय आकृति बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सोडियम यानी कि Na इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा देख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 और 6, 2 2 4 6 10 और 11, यानी Na क्या हो जाएगा? 11, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एक एक क्वेश्चन को करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और आशा है कि आप इस पीडीएफ को जब देखेंगे तो अपने एग्जाम में बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली कर ले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, धात्विक आबंधन मेटेलिक बॉन्डिंग को परिभाषित करें। धात्विक आबंधन में विस्थापन इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र शामिल होता है। ठीक है,
यानी कि धातु के आबंधन में विस्थापन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, एक बहुत बड़ा समुद्र शामिल होगा जो धातु के धनायनों की जाली के रूप में घूमने के लिए स्वतंत्र होगा और साथ ही साथ इसमें धातु को उसके अद्वितीय गुण देना शुरू कर देगा, उसमें धातु के अद्वितीय गुण मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। एस कक्षक का आकार क्या होता है? तो बेटा एस कक्षक का आकार कैसा होता है? गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। तो एस कक्षक का आकार कैसा होगा? गोलाकार। प्रश्न नंबर 28, BeCl2 का संकरण यानी कि हाइब्रिडेशन क्या है? BeCl2 का संकरण जो होता है बेटा वो sp आकार का होता है जिसमें एक रेखीय आणविक आकार होता है, केवल एक रेखीय आणविक, सिंपल लीनियर मेटेलिक फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 29, CH4 का आणविक आकार क्या होगा? तो CH4 का आणविक आकार टेट्राहेड्रल होगा यानी चतुष्फलकीय होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। NH3 का आकार क्या है? तो NH3 का आकार क्या होगा बेटा? त्रिकोणीय होगा, 3 डायमेंशनल कंडीशन में देखा जाएगा। प्रश्न नंबर 31, CO2 का संकरण क्या है? तो CO2 का संकरण होगा बेटा sp आकार का, जो कि कैसे sp प्रकार का, और जो कि कैसे आकार का होगा बेटा? एक रेखीय आकार का हो जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। सोडियम आयन पर आवेश क्या है? तो सोडियम आयन पर आवेश क्या होगा बेटा? +1 आवेश होगा। ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 जो कि 2017 में आया हुआ भी है, इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता को परिभाषित करें। इलेक्ट्रॉन बंधुता वह ऊर्जा है जो तब निकलते जब एक इलेक्ट्रॉन को गैस फेज में एक उदासीन न्यूट्रल परमाणु में जोड़ा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता एक प्रकार की ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन को गैस फेज में एक उदासीन परमाणु के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। आयनीकरण ऊर्जा क्या है? आयनीकरण ऊर्जा क्या है बेटा? आयनीकरण ऊर्जा गैस फेज में एक उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। आयनीकरण ऊर्जा गैस फेज में एक उदासीन परमाणु को उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जितनी भी आवश्यक ऊर्जा होगी उसी को हम आयनीकरण ऊर्जा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, परमाणु शब्द किससे संबंधित, परमाणु त्रिज्या शब्द किससे संबंधित है? परमाणु त्रिज्या एक परमाणु के नाभिक से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल तक की दूरी को संदर्भित किया जाता है। यानी एक परमाणु के नाभिक से और उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल जितना होगा उनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? परमाणु त्रिज्या कहेंगे। ठीक है। आप इसका चित्र बना के भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये और ये एक नाभिक है, यहाँ से और ये बाहरी कक्षा, इनके बीच की जितनी भी दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे? परमाणु त्रिज्या से संबंधित कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। बोहर परमाणु के पीछे क्या सिद्धांत है? बोहर का परमाणु मॉडल क्या कहता है बेटा? बोहर का परमाणु मॉडल बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं और प्रत्येक एक विशिष्ट ऊर्जा के रूप में होता है। यानी बोहर ने बताया था कि ये एक परमाणु है जो इसका ये नाभिक है। ठीक है। ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर एक ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं एक निश्चित कक्षा में। ये चीज इसने बताई है। इसको आप चित्र बना के भी समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मोल अंश के संदर्भ में सांद्रता का मात्रक क्या है? मोल अंश में मात्रक पूछना चाह रहा है, क्योंकि मात्रक कोई नहीं होता मोल अंश में, तो ये विमाहीन होता है। क्या होता है? विमाहीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, लुईस डॉट संरचना क्या दर्शाती है? तो लुईस डॉट संरचना अणु के परमाणु और इलेक्ट्रॉनों के एकाकी जोड़े के बीच आबंधन को दर्शाती है। यानी परमाणु और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो भी जोड़े बनेंगे बंधन के रूप में उसी को हम क्या कहते हैं? लुईस डॉट कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39, डी कक्षक का आकार क्या है? तो डी कक्षक का आकार क्या होता है बेटा? क्लोवर लीफ के आकार का होता है। डी कक्षक किस रूप में होता है? क्लोवर लीफ के रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रासायनिक आबंधन में शामिल होते हैं। यानी परमाणु के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में आबभाव सिद्धांत क्या बताता है? तो आबभाव सिद्धांत हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा और देखते हैं क्या कह रहा है। आबभाव सिद्धांत बताता है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने से पहले सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। यानी पहले कम ऊर्जा स्तर में जाएंगे, फिर
उच्च ऊर्जा स्तर में और फिर उससे ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाएंगे। ठीक है बेटा, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 41 कर लिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं 41 से थोड़ा सा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है 41, चलिए 41 क्वेश्चन कह रहा है, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन आपको करना है। तो विद्युत ऋणात्मकता एक परमाणु की सहसंयोजक आबंधन में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? परमाणु की सहसंयोजक आबंधन, जब एक सहसंयोजक बंधन बनाता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपस में आकर्षित होंगे, उन्हीं चीजों को बताता है विद्युत ऋणात्मकता। इस तरह से हमने बेटा एक यूनिट को डिस्कस किया है, इसमें 42 क्वेश्चन थे। आगे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, अगले यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, अगला पार्ट है। ठीक, हमने ये सारे के सारे बेटा जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, पूरी यूनिट का क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहे हैं थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से 2 नंबर या 2.5 नंबर का क्वेश्चन आपका आने वाला है, इसको भी आप देखिए। ठीक है बेटा, ये क्या कहता है, चलिए ये क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन समझिए। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल क्या है और इसकी प्रमुख खोज क्या थी? ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताना है, इसकी प्रमुख खोज आपको बतानी है। देखो बेटा, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया, क्या प्रस्तावित किया रदरफोर्ड ने, कि परमाणु अधिकतर खाली स्थान है, परमाणु के अंदर ज्यादातर खाली स्थान है और केंद्र में एक छोटा सा सघन धनात्मक रूप से आवेशित नाभिक होता है। और इसका जो प्रयोग था गोल्ड फाइल का प्रयोग था। ठीक है, इसका गोल्ड फाइल के प्रयोग ने नाभिक की खोज की और प्लम पुडिंग मॉडल का खंडन किया। ठीक है, आप इसको ऐसे चीज ही याद कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके लगभग सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बोहर परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। बोहर परमाणु मॉडल में क्या दिखाया गया है, बोहर मॉडल ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित परिमाणित ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की एक पर्टिकुलर ऊर्जा स्तर होती है, वो उसी ऊर्जा स्तर में नाभिक के चारों घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्तरों के बीच कूदने पर ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जित किया जाता है, यानी जब वो अपनी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा या तो वो अवशोषित ऊर्जा करेगा या उत्सर्जित करेगा। ठीक है, और जो एक परमाणु स्पेक्ट्रम में देखी गई असत रेखाओं की व्याख्या करती है। ठीक, क्लियर है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि एक कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और गति को एक साथ पूरी सटीकता के साथ जानना असंभव है। इंपॉर्टेंट, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है और गति है इसको आप आसानी से एक साथ नहीं जान सकते, इसी को हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वांटम संख्या क्या है और वे क्या दर्शाती है? तो क्वांटम संख्या क्या है? परमाणु के कक्षकों को उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के गुणों का वर्णन करती है। एक तो एक परमाणु क्वांटम संख्या किसको दर्शाते हैं? परमाणु कक्षकों को, और फिर परमाणु कक्षकों के गुणों का वर्णन करते हैं। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या दर्शाई गई है, जिसमें पहली क्या होती है? मुख्य, फिर दूसरी अजीमुथल, फिर चुंबकीय और फिर स्पिन, जिनमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकार, अभिविन्यास और स्पिन का वर्णन किया जाता है। यानी कि ये जो गुण है उसमें किस किस का है? ऊर्जा का, आकार का, अभिविन्यास का और उनके घूमने की गति का। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर इस पीडीएफ में तो क्वेश्चन नंबर 4 ही है बेटा। ठीक है, आगे है, चलिए देखते हैं कहाँ है। अच्छा, यानी कि ये लघुत्तरीय 4 ही क्वेश्चन है इसमें। तो अब बढ़ते हैं, चलिए अगली पीडीएफ की तरफ। अगली पीडीएफ फिर से है नेक्स्ट यूनिट की। नेक्स्ट यूनिट में फिर से हम लोग करने जा रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, और ये जो है सारे क्वेश्चन जल से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए क्या है देखिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न में बेटा बात करते हैं, जल की कठोरता क्या है? ठीक है, इन्होंने बोला कि जल की कठोरता किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो जल की कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, यानी कि एक तो कैल्शियम और एक मैग्नीशियम अगर उपस्थित है तो वो जल कठोर हो जाएगा और यह साबुन के साथ कम झाग पैदा करेगा। ठीक है बेटा,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कठोर जल का मुख्य कारण क्या है? कठोर जल का मुख्य कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की उपस्थिति। यह ऊपर भी बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जल की कठोरता को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? जल की कठोरता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पीपीएम का, पार्ट्स प्रति मिलियन, यानी कि मिलीग्राम प्रति लीटर में मापा जाता है। साबुन कठोर जल में काम क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता बेटा? साबुन कठोर जल में प्रभावी रूप से काम नहीं करता क्योंकि ये कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके अघुलनशील अवक्षेप यानी मैल बना लेता है और इसकी सफाई करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सोडा लाइम प्रक्रिया क्या है? तो सोडा लाइम प्रक्रिया में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को अवक्षेपित करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बेटा? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसमें जल मृदु हो जाता है। जल उपचार में जियोलाइट का क्या कार्य है? तो जियोलाइट जल को मृदु करने के लिए सोडियम आयनों को कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों में बदल देता है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों में बदल देगा। क्वेश्चन नंबर 7, साबुन पर कठोर जल का क्या प्रभाव पड़ता है? कठोर जल साबुन के साथ प्रतिक्रिया करने करके झाग बनाता है जिसमें साबुन की झाग बनने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, जल उपचार में निस्यंदन का उद्देश्य क्या है? तो निस्यंदन क्या है? जल से निलंबित ठोस पदार्थों को निकालता है और इसमें स्पष्टता और गुणवत्ता को सुधार करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, जल उपचार में स्कंदन क्या है? स्कंदन में जल में फिटकरी जैसे रसायन मिलाना शामिल होते हैं ताकि कणों को आसानी से हटाने के लिए एक साथ जोड़ा जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कौन सी प्रक्रिया जल से घुले हुए लवणों को निकालती है? रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया है जो कि क्या करती है? जल में घुले हुए लवणों को और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए की जाती है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। पाइप और बॉयलर में पपड़ी बनाने का क्या कारण है? पाइप और बॉयलर में पपड़ी बनने का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और उसके अन्य लवण कठोर जल में पाइप और बॉयलर में पपड़ी बनाने का कारण बन जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मृदु जल क्या है? मृदु जल वह जल है जिसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों का स्तर कम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, नगर पालिका उपचार संयंत्रों में जल को कैसे निष्फल किया जाता है? क्लोरीनीकरण के द्वारा जल को निष्फल किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारा जाता है ताकि क्लोरीन आसानी से उन सूक्ष्म जीवों को मार दे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा? जल गुणवत्ता मापने टीडीएस का क्या अर्थ है? तो टीडीएस का अर्थ होता है कितना ठोस उसमें घुला हुआ है। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड और इसमें कुल पदार्थों की मात्रा को दर्शाया जाता है, ठीक है। कितना इसमें घुले हुए पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 15, जल की कुल क्षारीयता से आप क्या समझते हैं? तो जल की कुल क्षारीयता अम्लों को बेअसर करने की जल की क्षमता को संदर्भित करती है, यानी कि उसमें कितनी क्षारीयता है उसको बेअसर करना के लिए दर्शाती है और मुख्य रूप से कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड आयनों की उपस्थिति के कारण ये होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आयन विनिमय प्रक्रिया जल को कैसे मृदु बना सकती है? ठीक है, आयन विनिमय प्रक्रिया जो है जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाती है और साथ ही साथ उन्हें सोडियम आयनों में बदल देती है। इस तरह से हमने बेटा 16 क्वेश्चन किए हैं। अभी आप इसको देखिए, एक मिनट। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कठोर जल में साबुन का खराब झाग क्यों बनता है? कठोर जल में साबुन का खराब झाग बनता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की मौजूदगी के कारण। किस कारण बनता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की मौजूदगी के कारण। क्वेश्चन नंबर 18, पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक स्वीकार्यता सांद्रता क्या है? तो पीने के जल में जो फ्लोराइड होता है वो 1.5 ppm होता है। कितना होता है बेटा? 1.5 ppm। जल उपचार में क्लोरीनीकरण का उद्देश्य क्या है? तो जल उपचार में क्लोरीनीकरण एक हानिकारक बैक्टीरिया और रोगजनक को मारकर जल को कीटाणु रहित करती है, यानी कि जितने भी इसमें बैक्टीरिया हानिकारक होंगे और रोग देने वाले जितने भी कीटाणु होंगे उनको मारने में क्या काम करती है? आपकी क्लोरीनीकरण एक उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी, पीने और खाना पकाने के लिए किस प्रकार के जल का उपयोग किया जाता है? सॉरी,
पीने योग्य जल का उपयोग पीने और खाना पकाने के लिए किया जाता है, पीने योग्य जल का। क्वेश्चन नंबर 21, जल की कठोरता का प्राथमिक कारण क्या है? तो जल की कठोरता का प्राथमिक कारण जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति। किस कारण होता है जल की कठोरता? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, जल को मृदु करने में जियोलाइट प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो जियोलाइट प्रक्रिया कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के लिए सोडियम आयनों का आदान प्रदान करने के लिए मृदु बनाती है। तो जियोलाइट प्रक्रिया क्या होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के लिए सोडियम आयनों का आदान प्रदान करने के लिए आपको क्या करती है? ये बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं आगे। 23 क्या कह रहा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, चलिए 23 में क्या है बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है आपका, जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की सांद्रता ppm प्रति मिलियन भाग में व्यक्त की जाती है। किसमें व्यक्त की जाती है? प्रति मिलियन भाग में। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। धोने के लिए मृदु जल का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो मृदु जल साबुन को अधिक झाग बनाने में मदद करता है, ये तो क्लियर है। सफाई अधिक कुशल हो जाते हैं, ये भी क्लियर है। और साबुन की बर्बादी कम होती है। धोने के लिए मृदु जल का उपयोग करने के प्राथमिक लाभ, एक तो ये अधिक झाग बनाएगा, अधिक कुशल सफाई करेगा और बर्बादी भी ये कम करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, जल की कठोरता के प्रमुख मुख्य प्रकार क्या है? तो जल की कठोरता का मुख्य प्रकार, एक तो अस्थायी कठोरता होती है, एक स्थायी कठोरता होती है। बेटा क्या होती है? एक तो आपकी अस्थायी, ठीक है, कठोरता, ठीक, और दूसरे क्या होते हैं बेटा? स्थायी कठोरता। तो दो तरह की कठोरता आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। बॉयलर पर कठोर जल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बॉयलर जल कठोर जल बॉयलर में जो पपड़ी और कीचड़ के निर्माण का कारण बन जाता है। उसमें क्या बन जाती है? पपड़ी बन जाती है और कीचड़ बन जाता है, जिससे क्या होता है? काम करने में अकुशलता होने लगती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27, जल उपचार में पीएच को कम करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? पीएच को कम करने के लिए आमतौर पर क्या होता है बेटा? जल उपचार में पीएच को कम करने के लिए आमतौर पर चूने का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? चूने का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। जल उपचार में अवसादन का क्या कार्य होता है? तो अवसादन जल में बड़े कणों को नीचे बसने की अनुमति देकर उन्हें हटाने में मदद करता है। अवसादन का होता है कि जो भी कण होते हैं वे नीचे बैठ जाते हैं और वे हट जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 29 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखिए और आपको आगामी सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे यही इसी पीडीएफ से मिल जाएंगे, ये विश्वास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, जल शोधन में क्लोरीन की क्या भूमिका है? तो क्लोरीन का उपयोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारकर जल को कीटाणु रहित किया जाता है। यानी ये क्या करता है? जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव हो उनको मारेगा और जितने कीटाणु होते हैं उनको वहां से हटा देगा। क्लोरीन ये भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 30, जल उपचार में सक्रिय कार्बन की क्या भूमिका है? तो जल उपचार में सक्रिय कार्बन का उपयोग होता है कार्बनिक अशुद्धियों और गंध को हटाना। किसको? जितने भी कार्बनिक अशुद्धियां है उसे, और जो गंध है उसे हटाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, उच्च स्तर के घुले हुए लवणों वाले जल का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उच्च मात्रा में घुले हुए लवणों को जल से कठोर करने के लिए उसे कहते हैं कठोर जल। क्या कहते हैं? कठोर जल। क्वेश्चन नंबर 32, जल को मृदु बनाने में आयन एक्सचेंज रेजिन का क्या उद्देश्य होता है? आयन एक्सचेंज रेजिन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को सोडियम आयनों में बदलता है। क्या करता है बेटा? जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं उन्हें किस में बदलेगा? सोडियम आयन में। जिससे क्या होता है? जल जो कठोर होता है वो किस में बदल जाता है? मृदु जल में बदल जाता है। किस जल में बदल जाता है? मृदु जल में। क्वेश्चन नंबर 33, जल में से निलंबित कणों को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो जल से जितने भी कण निलंबित करेंगे उसको हम हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे? निस्यंदन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। किसका? निस्यंदन प्रक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। पीने योग्य जल के लिए सामान्य पीएच सीमा क्या होती है? तो पीने योग्य जल का पीएच आमतौर पर कितना होता है? 6.5 से लेके 8.5 के बीच। 6.5 से लेके कितना होता है? 8.5 के बीच होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, जल से घुले हुए लोहे को निकालने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जो भी जल से घुले हुए लोहे को निकालने के लिए फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा? फेरस सल्फेट का। किसका? फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कठोर जल का मुख्य नुकसान क्या होता है? तो कठोर जल का मुख्य नुकसान होता है पाइप और उपकरणों में पपड़ी का बनना, यानी कि जो भी पाइप और उपकरण है उसमें क्या बन जाती है बेटा, ये एक पपड़ी का निर्माण कर लेता है, पपड़ी का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है, आसानी से जो पाइप होता है वो नुकसानदायक प्रक्रिया में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, घरेलू सेटिंग में जल की कठोरता को कम करने के लिए आमतौर पर किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयन एक्सचेंज का उपयोग आमतौर पर घरेलू मृदुकरण में जल की कठोरता को कम करने के लिए किया जाता है। कौन किसका? आयन एक्सचेंज का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। लगभग हम अंत की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास लगभग लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए, 39 और 40 तक हम लोग पहुंचने जा रहे हैं और ये पीडीएफ लगभग खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 38 की, जल मृदुकरण का इस्तेमाल। ठीक है, क्या है बेटा? जल मृदुकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक, बात करेंगे। जल मृदुकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल मृदुकरण का मुख्य उद्देश्य होता है कठोरता को दूर करना और उपकरणों में पपड़ी बनने को रोकना। क्या होता है? एक तो ये क्या करता है बेटा, ये कठोरता को दूर करता है, जल की कठोरता को क्या करेगा, दूर करना, एक तो ये काम करेगा। और जो पाइप होता है उस पाइप में जो पपड़ी बनेगी, पाइप में पपड़ी बनने को रोकना। ठीक है, बनने को रोकना, ये दो काम करेगा। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39, 39 में क्या कह रहा है, जल में कुल घुलित ठोस का क्या महत्व होता है? तो जो टीडीएस में घुले हुए पदार्थों की सांद्रता को इंगित करता है। जो टीडीएस होता है वो बताता है कि इसमें कितने पदार्थ है, स्वाद और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो टीडीएस क्या करता है बेटा? टीडीएस एक तो स्वाद और दूसरा गुणवत्ता जल की, उसको दर्शाता है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, जल उपचार के स्कंदन के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक रसायन क्या है? तो जल स्कंदन के उपयोग के लिए जो प्राथमिक रसायन होता है वो रसायन एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, जिसको हम फिटकरी कहते हैं। क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट, फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोगों ने आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज खत्म की है। आशा है आप इस वीडियो को पूरा देखा है और विश्वास ये है कि आप अगर इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपका एग्जाम सफल हो। हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहता है, पूरी एंटायर टीम आप लोगों के साथ इसी से जुड़ी हुई है और कोशिश कीजिए इस चैनल को, निवेदन के साथ मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।